Greetings, my dear students. In last video, we have done the difference between solid, liquid and gases. But now, our topic is, can matter change its state? क्या मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है? यस, मैटर में हम ऐसे क्या अप्लाई करवाएं कि जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो सकती है? तो यहाँ पे टू पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. नंबर वन, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, and second one is by changing the pressure. These are the 2 points which can change the state of a matter. मैटर की स्टेट को जो चेंज कर सकते हैं वो these are the 2 points by changing the temperature. यदि हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, चेंज करने का मीनिंग है कि टेम्परेचर को इंक्रीज करें या टेम्परेचर को डिक्रीज करें. अगर टेम्परेचर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है. एंड सेकेंड वन इज बाय चेंजिंग द प्रेशर. तो इसी तरीके से प्रेशर है, यदि प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो किसी भी मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो सकती है. तो ये किस किस के ऊपर अप्लाई होंगी, कौन कौन से मैटर के लिए टेम्परेचर और किसके लिए प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो मैटर की स्टेट को चेंज कर सकता है. नाउ कम्स टू द फर्स्ट पॉइंट, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. चेंजिंग द टेम्परेचर. सो इसको हम डिस्कस करेंगे अभी कि कैसे टेम्परेचर से मैटर की जो स्टेट है वो चेंज होती है. तो जनरली हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल्स आइस को जैसे हम टेम्परेचर देंगे वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और वाटर को फिर अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वाटर से वेपर की फॉर्मेशन होती है, वेपर्स फॉर्म हो जाती हैं. सो इन सभी के अंदर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट हुई. क्या हुआ? टेम्परेचर को इंक्रीज किया. आइस को हमने टेम्परेचर दिया, वाटर में कन्वर्ट हो गया. वाटर को टेम्परेचर हमने दिया तो वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ. तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लेते हैं. फॉर एग्जांपल्स हम आइस को लेते हैं. पहले किसी एक वेसल्स के अंदर हम आइस के टुकड़ों को पुट कर देते हैं. आइस है वो सॉलिड फॉर्म में होती है. और एक हम थर्मामीटर को यूज करते हैं. जो थर्मामीटर होता है वो क्या करता है? टेम्परेचर को मेजर करता है. तो इसके लिए हमने क्या किया? एक गैस बर्नर की सहायता से हमने इसको हल्का सा टेम्परेचर प्रोवाइड करवाया. इस बीकर के अंदर जैसे ही हल्का सा टेम्परेचर इसको हमने प्रोवाइड किया तो क्या होगा? टेम्परेचर प्रोवाइड करवाने से जो ये क्यूब हैं, जो ये स्मॉल पीसेस हैं आइस के, ये स्मॉल पीसेस आइस के क्या होंगे? मेल्टेड होना स्टार्ट कर देंगे. और हम एक साथ में थर्मोमीटर को भी इसके अंदर डीप करके रखते हैं, क्योंकि जैसे हमें पता है कि जो आइस है जैसे ही वो मेल्ट होगी, आइस का मेल्ट होने का जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है. 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आइस है
वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती है। यहां पे हम इसको टेम्परेचर कंटिन्यू प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं तो आइस वाटर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। हम जैसे ही वाटर इसमें बनना स्टार्ट हो जाता है, हम एक थर्मामीटर को इसके अंदर स्टैंड कर देते हैं। थर्मामीटर जो क्या करेगा, टेम्परेचर को मेजर करता है। उस थर्मामीटर को हम जो इसके अंदर वाटर की फॉर्मेशन हुई है उस वाटर के अंदर डीप करके रखेंगे, जो हमें कंटिन्यू राइज इन टेम्परेचर को बताए। तो यहाँ पे जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा ये आइस मेल्टेड होना स्टार्ट कर देगी और इस टेम्परेचर का जो थर्मोमीटर है, इस थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज होता जाएगा और एक लिमिट आएगी जिससे ये इंक्रीज होता 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 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। क्योंकि हमें पता है जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉयल होता है। सो यहां पे 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की हम बाद में बात करेंगे। तो पहले आ जाइए कि जैसे टेम्परेचर हम इसका इंक्रीज करते हैं तो ये कंप्लीटली, ये आइस जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं होगी, इसमें जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही शो होगा। आइस जैसे ही मेल्ट हुई, उस आइस के वाटर के अंदर हमने थर्मोमीटर को डीप किया, हम कंटिन्यू इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। बर्नर की सहायता से हम इसको कंटिन्यू टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम थर्मोमीटर में उस टेम्परेचर को भी मेजर कर रहे हैं। बट यहां पे क्या होगा, यहां पे जैसे आइस मेल्टेड होना स्टार्ट होगी तो उसमें थर्मोमीटर जो डीप है वो टेम्परेचर के इंक्रीज को शो नहीं करेगा, जबकि हम यहाँ पे कंटिन्यू हीट इसको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो वो हीट कहाँ पे गई, व्हाट हैपन टू दैट हीट, जो कंटिन्यू इस बर्नर से हम उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं तो वो हीट कहाँ पे जाती है, उससे टेम्परेचर क्यों नहीं इंक्रीज होता है, ये क्वेश्चन यहां पे राइज होता है। वाई द टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीज, वाई दिस थर्मामीटर डिडंट शो द राइज इन टेम्परेचर, सो व्हाट हैपन हियर। यहां पे क्या होगा, जो हम एक्स्ट्रा हीट यहां पे प्रोवाइड करवा रहे हैं उस एक्स्ट्रा हीट को ये आइस अपनी स्टेट को चेंज करने में यूज कर रही है। इट मीन्स जैसे हमने टेम्परेचर इसको दिया तो ये आइस के जो टुकड़े इसके अंदर पड़े हुए हैं, ये आइस के टुकड़े उस एक्स्ट्रा हीट को एक्सेप्ट करके अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और ये टेम्परेचर कंटिन्यू स्टेबल रहेगा जब तक कंप्लीटली आइस मेल्ट नहीं हो जाती। तो इट मीन्स जब तक ये कंप्लीटली आइस मेल्ट नहीं होती तो तब तक जो हम कंटिन्यू इसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हीट गई कहां पे, उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं उसको, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो किसी भी मैटर की स्टेट को चेंज करने में यूज की जाती है। तो यहां पे आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहां पे सॉलिड के केस में, यहां पे आइस है तो आइस के केस में ये क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन सुनिए पहले, क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is needed to convert 1
kg of a solid into the liquid state at its melting point temperature. Melting point temperature without any rise in temperature. Without rise in temperature under atmospheric pressure. यस अब देखिए, अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जैसे आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट होगी, क्योंकि हम उसको हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, कंटिन्यू बर्नर से हीट उसको दे रहे हैं। तो उस हीट की वजह से जो टेम्परेचर है वो जो हम एक्स्ट्रा कंटिन्यू हीट यहाँ पे जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा हीट ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। ये एक प्रकार से हिडन एनर्जी होती है जो कंटिन्यू ये अपनी स्टेट के लिए उसको यूटिलाइज करती है, न कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। तो यहां पे जो हीट हम इसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाएंगे वो आइस उस एक्स्ट्रा हीट को एक्सेप्ट करके सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए उस हीट को यूटिलाइज करेगी, जिसकी वजह से इस टेम्परेचर, इस थर्मोमीटर का जो टेम्परेचर है वो राइज नहीं होगा और इसका टेम्परेचर कंटिन्यू स्टेबल रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस टिल द कंप्लीट आइस विल नॉट मेल्ट। जब तक ये कंप्लीटली आइस मेल्ट नहीं होगी तब तक टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। और ये किसकी वजह से हुआ? ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से हुआ, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा हीट हम दे रहे हैं इससे इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, बल्कि जो आइस है वो अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए उस हीट को यूटिलाइज करती है। तो क्या कहा है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नीडेड, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ ए सॉलिड, किसी भी 1 kg सॉलिड को, किसी भी 1 kg सॉलिड को रिक्वायरमेंट होती है कन्वर्ट होने के लिए। किस में कन्वर्ट होने के लिए? इनटू द लिक्विड स्टेट। जब कोई 1 kg सॉलिड 1 kg सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा, तब उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी दैट वन इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। तो ये कब होगा? ये इसके मेल्टिंग टेम्परेचर पे होगा, जब ये आइस मेल्ट होना स्टार्ट करेगी। तो मेल्ट होना स्टार्ट करते ही वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कांस्टेंट रखेगी जब तक वो कंप्लीटली आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं होती। इसे ही हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। लेकिन जैसे ही वो पूरी की पूरी कंप्लीट आइस मेल्ट हो जाती है तो तब इसका टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा। तो इट मीन्स ये किसकी वजह से हुआ? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट टॉपिक। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज second example we are taking here. Second example is दिस वन सेम। आइस है वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। अभी हम वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे क्या होगा? वाटर को हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना है, वाटर को वेपर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी हमें क्या रिक्वायर होगा? इसके लिए भी हमें टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है और वाटर को हम टेम्परेचर देते हैं। तो यहां पर भी हम सेम सिचुएशन पुट करते हैं। वाटर, यहां पे हम वाटर
लेते हैं टब के अंदर, सेम बर्नर से इसको हम हीट प्रोवाइड करवाते हैं, इसको हम कंटिन्यू हीट देंगे। यहां पे हम इसमें भी सेम वही एक थर्मोमीटर को डीप कर लेते हैं, थर्मोमीटर को डीप करेंगे जो इसके टेम्परेचर को शो करेगा हमें। तो यहां पे क्या हुआ, वाटर का हमें पता है कि जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में होता है, तो धीरे धीरे जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो थर्मोमीटर के अंदर वो इंक्रीज होता हुआ टेम्परेचर हमें विजिबल होगा कि वो 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 60, 70, 80 और वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर। वाटर का टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। क्या होता है? बॉइलिंग टेम्परेचर। यानी बॉइलिंग टेम्परेचर कौन सा होता है? दैट टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस स्टार्ट टू बॉयल, नॉन एज बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस, उसे हम बॉइलिंग टेम्परेचर कहते हैं। तो यहां पे बॉइलिंग टेम्परेचर के अंदर जैसे हमने आइस के अंदर, यहां पे जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी और जब तक वो कंप्लीटली मेल्ट नहीं हुई उसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही रहा। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया और वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बावजूद भी अगर हम इसको कंटिन्यू यहाँ पे हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम कंटिन्यू इसको हीट दे रहे हैं, तो उसकी हीट की वजह से जैसे वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद थर्मोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर के राइज होने की प्रोसेस है वो स्टेबल हो जाएगी, रुक जाएगी। 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर वो शो नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसी स्टेबिलिटी क्यों होगी? वो स्टेबिलिटी तब तक रहेगी जब तक ये कंप्लीट वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग टेम्परेचर होता है और इसी टेम्परेचर के ऊपर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे जो हम कंटिन्यू हीट इसको दे रहे हैं उस हीट की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर जाने के बाद इसका टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ? वही सेम जो प्रोसेस है आइस में हुई थी कि उसकी स्टेबिलिटी हो गई 0 डिग्री सेल्सियस पे और इसकी स्टेबिलिटी हो गई 100 डिग्री सेल्सियस पे, कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर है वो वाटर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? ये एक्स्ट्रा हीट गई कहां पे? जो हम कंटिन्यू बर्नर से इसको हीट दे रहे हैं उसकी हीट की वजह से 100 डिग्री सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर राइज क्यों नहीं हुआ? मोर टेम्परेचर इंक्रीज क्यों नहीं हुआ 100 से? तो वो एक्स्ट्रा हीट गई कहां पे? वो एक्स्ट्रा हीट यहां पे इस लिक्विड ने, इस वाटर ने उस एक्स्ट्रा हीट को यूटिलाइज किया। किस पर्पज के लिए यूटिलाइज किया? अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। यानी वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए उसने उस एक्स्ट्रा हीट को यूटिलाइज किया, ना कि उसने इस लिक्विड के टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए किया। तो उसने अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए उस एक्स्ट्रा हीट को यूज किया, जिसकी वजह से वो वेपर्स में कन्वर्ट हो गई। और ये जब तक कंप्लीट वाटर वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहां पे इस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। जहां पे कोई भी लिक्विड अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए उस एक्स्ट्रा हीट को यूज करेगा, उस हिडन एनर्जी को यूज करेगा, उसे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि वाटर वेपर्स बनाने के लिए यूज कर रहा है तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स यहाँ पे ये मेल्ट होने के लिए उस हिडन एनर्जी को यूज कर रहा है, उस एक्स्ट्रा एनर्जी को यूज कर रहा है, किसके लिए? मेल्ट होने के लिए। तो इसे हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नाउ definition of latent heat of vaporization may be defined as the amount of heat energy, the amount of heat energy that is needed to convert needed to convert 1 kg of liquid at its boiling point temperature into its vapors state without any rise in temperature। यस, तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऐसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज नीडेड टू कन्वर्ट, जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है 1 kg ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, 1 kg लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर के ऊपर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए, विदाउट राइज इन टेम्परेचर, बगैर उसका टेम्परेचर इंक्रीज हुए 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। तो ये स्टैंडर्ड रेट जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है 1 kg के लिए। जैसे यहां पे 1 kg सॉलिड हमने यूज किया था कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या कहलाती है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहां पे क्या है, वहां पे हमने 1 kg सॉलिड लिया था तो यहां पे 1 kg लिक्विड यूज होगा। तो 1 kg लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी दैट वन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई थिंक बोथ यू अंडरस्टूड इट क्लियरली। तो यहां पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू होती है वो वाटर की कितनी होती है? 226 किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। 226 यानी 1 kg लिक्विड को कंप्लीटली, पूरे 1 kg लिक्विड को कंप्लीटली वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज होगी वो होगी 226 किलो जूल पर केजी। नाउ स्केल ऑफ मेजरिंग the temperature, scales of measuring the temperature. Now we are taking here 3 scale for measuring the temperature. Now first one is Kelvin scale, second one is Celsius, and third one is Fahrenheit. These are the 3 scale. So in these 3 scale, the lowermost
this one. Here is the, in case of Fahrenheit, it is of 32 degree Fahrenheit. Here is the 0 degree Celsius. Now in this one 273 Kelvin. And maximum topmost जो वैल्यू होती है that one is 212 degree Fahrenheit. In case of Celsius 100 degree Celsius. And here is the 373 Kelvin. These are the three different type of scale to measure the temperature. Mainly जो थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है. क्लियर? अगर हम किसी स्टूडेंट से पूछ भी लेते हैं, जनरली बच्चों को नहीं पता होता है कि जो थर्मोमीटर होता है उसका यूज़ क्या होता है. तो कई बार कुछ एक स्टूडेंट बोलते हैं कि जो थर्मोमीटर है इसका यूज़ इंक्रीज टेम्परेचर कितना होता है उसके लिए बताता है. अगर हम उनसे ये पूछ ले कि माइनस में टेम्परेचर बताता है ये, तो वो कहते हैं नहीं, माइनस के टेम्परेचर को नहीं, है तो हाई के टेम्परेचर को बताता है. तो इट मीन्स जो थर्मोमीटर होता है वो टेम्परेचर को मेजर करता है, चाहे वो प्लस में है चाहे वो माइनस में है. तो यहाँ पे 3 टाइप के डिफरेंट टाइप के स्केल हैं. केल्विन स्केल है, सेल्सियस स्केल है और फ़ारेनहाइट स्केल है. जो केल्विन टेम्परेचर होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे डिग्री मेंशन है सेल्सियस में. फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है. बट इन केस ऑफ केल्विन में किसी भी टाइप की कोई डिग्री यहाँ पे नहीं है. इसके ऊपर डिग्री को मेंशन नहीं किया जाता. क्यों? क्या रीज़न है कि केल्विन के ऊपर डिग्री नहीं होती? जो केल्विन है इसके अंदर जो टेम्परेचर मेजर किया जाता है उसकी जो वैल्यू है कभी भी नेगेटिव साइन आती ही नहीं है. तो जनरली जो केल्विन है वो सिंपल के से शो किया जाता है, उसके ऊपर किसी टाइप का कोई डिग्री नहीं होता है. तो यहाँ पे फ़ारेनहाइट की जो लोवेस्ट वैल्यू होती है, तो यहाँ पे ये क्यों मेंशन किए गए हैं? क्योंकि जो फ़ारेनहाइट की 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है वो सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस की इक्वल होता है. बट जो केल्विन के अंदर जो लोअर मोस्ट वैल्यू है यहाँ पे 273 केल्विन, इसकी लोअर मोस्ट जो वैल्यू है वो इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस and that one is equal to 32 degree Celsius. It means both these three, all these three are equal on this temperature. 0 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट की वैल्यू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगी. 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन की वैल्यू क्या होगी? 273 केल्विन होगी. तो सेम लाइक दिस वन इन अपर केसेस. सेल्सियस में टॉप में 100 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में किसके इक्वल होगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होगा. तो सेम लाइक दिस वन इन केस ऑफ केल्विन. केल्विन में जो अपर मोस्ट वैल्यू है वो इट मीन्स हम इस तरीके से राइट कर सकते हैं कि 373 केल्विन इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस एंड दीज आर वन इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट. एंड वी कैन मेंशन लोअर मोस्ट वैल्यू. हम लोअर मोस्ट वैल्यू को भी राइट कर सकते हैं यहाँ पे कि 273 केल्विन इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस एंड दीज आर इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो इसी के अकॉर्डिंग कि इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इसी के अकॉर्डिंग इनके रिलेशन को शो किया गया है, फॉर्मूला बनाया गया है कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32 डिग्री. फर्स्ट फॉर्मूला इज दिस. नाउ सेकंड फॉर्मूला. second is Kelvin formula is Celsius plus 273
यस, सेल्सियस में अगर हम 273 को ऐड कर दें तो वो केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? केल्विन की। आप यहां पे सिंपली देख सकते हैं, सेल्सियस है, सेल्सियस में हम क्या ऐड करेंगे? 273। इस सेल्सियस में अगर 0 की वैल्यू सेल्सियस है, हम मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे पुट करेंगे 0, और 0 में 273 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 273 ही आएगा। और केल्विन में वैल्यू कितनी होती है 0 की? 273 होती है। इट मीन्स ये आपस में एक दूसरे का इंटर रिलेशन होता है, और इस इंटर रिलेशन के अकॉर्डिंग दीज आर द टू सिंपल फॉर्मूलाज। तो इन सिंपल फॉर्मूलाज के ऊपर न्यूमेरिकल बेस है, उस न्यूमेरिकल को हम करते हैं। एक न्यूमेरिकल है द रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। ईयर हम 25 डिग्री सेल्सियस को ले लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस को हमने कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू केल्विन एंड फारेनहाइट। केल्विन और फारेनहाइट स्केल के अंदर उसको कन्वर्ट करना है। तो यहां पे अगर केल्विन में 25 डिग्री सेल्सियस को करना है तो केल्विन का फॉर्मूला हम राइट कर सकते हैं यहां पे, केल्विन के इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273। हमने ये फॉर्मूला पुट किया है क्योंकि इसमें हमने क्या, सेल्सियस से केल्विन कन्वर्ट करना है। तो जिसमें सेल्सियस और केल्विन हो वो हमने फॉर्मूला चूज करना है। तो केल्विन और सेल्सियस इसमें, तो ये फॉर्मूला हमने सेलेक्ट किया तो ये हुआ। तो इसको के केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में कन्वर्ट करना है तो सेल्सियस की जगह पे सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे 25 डिग्री प्लस 273। तो ये केल्विन में क्या वैल्यू हो गई? 298 केल्विन। केल्विन में वैल्यू क्या हो गई है? 298 केल्विन। तो 25 डिग्री सेल्सियस वो 298 केल्विन के इक्वल होता है। नाउ सेकंड वन इज फारेनहाइट को, फारेनहाइट 9/5 C प्लस 32। फर्स्ट फॉर्मूला हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। 25 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है? फारेनहाइट में। तो यहाँ पे सेल्सियस गिवन है तो सेल्सियस की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमें फारेनहाइट की वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या होगा? 9/5 इंटू सेल्सियस की वैल्यू क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस, 25 प्लस 32। सो क्या हुआ? 5 5 25, 9 5 45 प्लस 32, वैल्यू क्या हुई? 77 डिग्री फारेनहाइट। तो ये फारेनहाइट की वैल्यू हमारे पास 77 डिग्री फारेनहाइट आ जाता है। ओके, नाउ one numerical for you. You will try to solve this one. नॉर्मल हेल्दी पर्सन जब बॉडी टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर इन फारेनहाइट, बॉडी टेम्परेचर इन फारेनहाइट is 98.4 degree Fahrenheit. Yes, this one is the normal body temperature in case of Fahrenheit. तो ये फारेनहाइट में वैल्यू होती है बॉडी के टेम्परेचर की। तो इस फारेनहाइट को आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सेल्सियस में। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, convert into Celsius. You will try to solve this one numerical.
Okay, now our topic is completed. If you have any problems, maybe in this or previous lecture, you can write in comment section. Thank you. Have a nice day.